हमने अल्ताफ हुसैन साहब को सुना और उनसे बहुत मुतासिर हुए। झगड़ा बातों से बढ़कर अब मैदान में उतर आया है। एमक्यूएम के दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और अब शिकायतें भी लिखी जा रही है, लेकिन कैसे? जमाते इस्लामी के एमपीए को गिरबान से पकड़कर गाड़ी में डाला गया और गाड़ी में डालने के बाद उनके साथ क्या सलूक रखा गया, यह खबर भी दूंगा आपको। कराची के कई इलाकों में पुलिस चौराहों पर खड़ी रहकर किसका इंतजार करती रही और उस वक्त जिसका इंतजार हो रहा था वो कहां पर मौजूद थे? अल्ताफ हुसैन से बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, लेकिन मसला यह है कि एमक्यूएम ने महाजिरों को तबाह कर दिया। ये क्या बात कही है और एमक्यूएम के ही रहनुमा ने कही है जो एमक्यूएम के अंदर मौजूद है। बड़ी खबर देने वाला हूं। 5,000 रुपए आपके डूबने वाले हैं, लेकिन ये 5,000 नहीं बल्कि 50 लाख है। किसकी तरफ से ये 5,000 की ऑफर है? वो कौन सा जादूगर है कि जो डबल शाह करता है? ये लोग 5,000 में घर बना रहे हैं। गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और फिर गिरफ्तारी। जो बोलोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। ये सियासत नहीं है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि डरिएगा नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं। कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुफ्तगू का आगाज कई बड़ी खबरों के साथ करने वाला हूं और बहुत अहम मार्कों के साथ करने वाला हूं। ऐसा लगता है कि एमक्यूएम की अंदरूनी सियासत में एक बार फिर तलखियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब एक दूसरे के दस्तगिरबा होने में यूं लगता है कि एक बहुत ही बारीक सी लकीर मौजूद है, लेकिन ये बारीक सी लकीर अब किसी भी वक्त हट सकती है और मामला खराब हो सकता है। यह खबर तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन कुछ और तहलका अंगेज खबरें भी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली और इसी खबर को मैं आपको बताता हूं। एमक्यूएम के दोनों ग्रुपों यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक शदीद और ग्राउंड की सतह पर आ चुके हैं कि 3 दिन पहले सोसाइटी टाउन के अंदर बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम और पीएसपी के दोनों के ग्रुप्स आमने सामने मौजूद थे। किसी भी वक्त कहीं पर भी ये तसादुम हो सकता था, लेकिन वो रुक गया। गुज़िश्ता दिन यानी कि हफ्ते के रोज मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खानी साहब ने सीओ लोगों का इजलास बुलाया था, लेकिन उसमें सिवाय पीएसपी के लोगों के कोई ना आ सके और उसमें 15 तारीख के लियाकताबाद के जलसे के हवाले से बात की गई। हैरत अंगेज तौर पर जादूगरनी ने तहलका अंगेज खबर दी है और खबर ये लेकर आई है जादूगरनी कि आमतौर पर मुस्तफा कमाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन जरूर अपनी पार्टी एमक्यूएम के चेयरमैन एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफा कमाल जरूर देते हैं। यानी कि पीएसपी का फैक्टर कोई भी काम कर रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन जरूर करता है, लेकिन ये नहीं बताता, ना इजाजत लेता, बल्कि वो कह देते हैं। मगर इस बार 15 तारीख के जलसे के हवाले से इन्होंने कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन को नहीं दी है। जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तब तक की इत्तलात है, मगर जाहिर है बातें चलती रहती है और आवाजें आती रहती है। इसी हवाले से अनीस खानी साहब ने अपनी एक्टिविटीज में इजाफा कर दिया था। आज मलीर के अंदर उन्हें जाना था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग वहां से चले गए और एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने न सिर्फ अपना दफ्तर बंद कर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इसकी शिकायत भी की है। ये शिकायत क्या की है ये प्रोग्राम के आखिर में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मामला हुआ क्या? मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि अब 14 तारीख को गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई है आज, और उस मीटिंग में बड़े बड़े लोग तमाम शामिल हुए हैं, लेकिन पीएसपी का फैक्टर शामिल नहीं हुआ है। और वहां पर यह बात तय हुई है कि 14 तारीख को जमात इस्लामी भी अपना प्रोग्राम कर रही है, 14 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान भी गवर्नर हाउस के अंदर अपने सानिया गुल प्लाजा के हवाले से प्रोग्राम कर रही है। मगर अगर 15 को पीएसपी ने कोई प्रोग्राम कहा है तो क्या 15 को एमक्यूएम पाकिस्तान भी कोई प्रोग्राम करेगी, यानी एक दूसरे के सामने कोई प्रोग्राम होगा? तो मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं, इसकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन हतमी फैसला होगा बुध के रोज। तारीख दिन जहन में रखिए, अगर एक दिन भी अगर बात आगे पीछे चली जाए तो मुझे बताइएगा
यानी कि बुध के दिन इस बात का ऐलान होगा। मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं और आज तारीख है 8, यानी कि 9, 10 और 11 तारीख को ये बात आएगी कि 15 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी के सामने प्रोग्राम करती है या नहीं करती। एक तरफ एमक्यूएम के सामने इस वक्त जमात इस्लामी मौजूद है, पीटीआई मौजूद है, पीएस पार्टी मौजूद है और दीगर सियासी जमातें मौजूद है, मगर एमक्यूएम के अंदर ही दो ग्रुप आमने सामने एक दूसरे के मौजूद नजर आ रहे हैं। और ये मैं आपको खबर बाकायदा आज के जो तजर्बात हुए हैं, पिछले 2 दिन के अंदर जो मामला हुए, सिर्फ उसका बता रहा हूं। मैं आपको माजी की खबरें आमतौर पे देता नहीं हूं, जो होने वाला होता है, जो हो रहा होता है, वही सिर्फ बताता हूं। अगली खबर उससे भी बड़ी खबर दे रहा हूं। आफाक अहमद साहब ने एक बार फिर इस बात का ऐलान किया है कि हम कराची सूबे की बजाय हम जनूबी सिंध सूबे की बात कर रहे हैं, यानी कि हम आधा सिंध की बात कर रहे हैं कि जहां पर हैदराबाद और तमाम चीजें शामिल हो, यानी कि जनूबी हिस्सा जो सिंध का है उसमें तमाम चीजें, यानी कि ठट्ठा, बदीन, सजावल से लेकर ये कराची तक की जो नीचे का हिस्सा है उसे सूबा बना जाए। उन्होंने एक बार फिर अपने खिताब के अंदर कराची को अलहदा सूबा बनाने की मुखालफत की है। मगर दूसरी तरफ पीएसपी का फैक्टर मुस्तफा कमाल साहब ने भी जो वहां पर अपने कारकुनान से या अपने जिम्मेदारान से जो खिताब किया, उसमें उन्होंने इस मुतालबे को दोहराया कि कराची को वफाक के हवाले किया जाना चाहिए। अब आइए अगली और उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर और उससे बड़ी ही खबर पर। मैंने गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं के दरमियान आपस में ही इख्तलाफात इतने हुए कि उसके बाद यहां तक नौबत पहुंची कि किसी शख्स को लापता भी किया गया। अब इतलात मेरे पास ये पहुंची है कि जब एक पार्टी वहां पर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गई है तो वहां पर इतलात ये मौसूल हुई है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। शायद ताकत का ममदा ही इतना ज्यादा होता है। जैसे पिछले दिनों बहुत सारी बाज़गश्तें घूम रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब से ताल्लुक रखने वाली एक अहम शख्सियत के घर पर कोई छापे की भी इत्तलात आ रही है। ये तफसीलात मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन कुछ और खबरें भी तो देनी है। जमात इस्लामी आज जगह जगह पुलिस की मोबाइलें खड़ी रही और वो तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे को या लोगों को रोकने के लिए रही, मगर उसका आज जो डंडा सही का चला पुलिस का, वो चला जमात इस्लामी पर। और जमात इस्लामी के कारकुनान उतनी बड़ी तादाद में नहीं, अलबत्ता उनके मेन कारकुनान, उनके कायम मकाम इस वक्त कराची के नाजिम, उनके एमपीए, ये सब इलेक्शन कमीशन की पर पहुंचे। आज जमात इस्लामी ने कोई भरपूर कॉल नहीं दी थी, बल्कि अपने ही चंद जिम्मेदारान और उनके साथ कॉल दी थी इलेक्शन कमीशन के सामने। वहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और हल्का मुल्का एहतजाज करना था, लेकिन कराची जुनूबी के अंदर दफा 144 एक दिन के लिए नाफिज कर दी गई और दफा 144 के तहत वहां पर जब जमात इस्लामी के लोग पहुंचे और फारूक साहब जो कि उनके रुकने असेंबली हैं, जब वो पहुंचे तो उन्हें न सिर्फ पुलिस मोबाइल में जबरदस्ती बिठा दिया गया, उन्हें धक्के दिए गए और फिर उन्हें ले जाया गया। यहां तक कि जमात इस्लामी की कायम मकाम जो इस वक्त क़यादत है, क्योंकि मुनम साहब इस वक्त कराची के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनके जो कायम मकाम नाजिम थे उनको भी हिरासत में लिया गया और इन सबको एक थाने में पहुंचाया गया, जहां उन्होंने नमाज असर अदा की और उस नमाज असर के बाद उन्हें वहां से रिहा करने की इत्तलात मेरे पास मिल रही है। तो एक मामला तो ये हो गया। एक और खबर जो आमतौर पर खबरें मैं इस तरह की देता नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर में एक खबर गुजरी। ये लोग 5,000 में घर बना रहे हैं, समझ रहे हो? और खबर ये गुजरी कि मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो वहां पर मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी मिली कि एकदम से मेरी नजर रुक गई। और वो रुकी कहां पर नजर? वो रुकी नजर इस तरीके से कि लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके 5,000 रुपए डूब गए। अब मैं ये सोचने लगा कि 5,000 रुपए डूबने का मामला है या फिर ये मामला है क्या? अभी कहानी बाकी है। जब मैंने उस सोशल मीडिया पोस्ट को पूरी गहराई से देखा तो पता ये चला कि कराची का एक बहुत बड़ा बिल्डर ग्रुप है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि डर लगता है जी, बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात और ये और वो, और आपको पता है हम तो डरते हैं नहीं किसी से, तो नाम ले देते हैं GFS, एक बहुत बड़े बिल्डर साहब है। और ये बिल्डर साहब कौन है? मैं ना इनके मालिक को जानता हूं, ना मेरा लेना देना है इनके साथ, मगर सुना मैंने ये है कि इनके फलां सियासतदान के साथ, फलां सियासतदान के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ बहुत बड़े गहरे ताल्लुकात है। मैं वैसे ही पोस्ट पे पोस्ट देख रहा था तो मेरी नजर से गुजरा कि जनाब ये कोई बिल्डर साहब है, ये कहते हैं कि 5,000 रुपए दे दो और आपको आपका घर और आपकी जगह मिल जाएगी। अब लोग 5,000 रुपए दे देते हैं। अब वो जो शिकायतनामा इतना सारा लोगों का लिखा हुआ है, मैं देखकर दंग रह गया। एक के बाद एक के बाद कोई 500 लोगों के कमेंट्स और हर शख्स अलग अलग
میں نے کہا یار یہ کوئی جو بوٹ ہوتے ہیں یا جو ریبوٹ سے کیا ہوا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی لوگوں کا ہے۔ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ بھائی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ 5,000 روپے آپ مہینے کے دیں آپ کو گھر دے دیا جائے گا، لیکن ہر 2 سال کے بعد ایک ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ لوگوں سے چیزیں مانگی جاتی ہے، 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نہ دیں تو آپ کی فائل کو کینسل کر جاتے ہیں۔ اب وہ غریب لوگ جو 5,000 روپے میں اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب انہوں نے جتنی جگہوں پر قبضے کر کے بنائے ہوں، آپ کو تو پتا ہے کہ کس کا ہاتھ تھا ان کے پیچھے یا کون رہ چکا ہے، صحیح ہے، وہ تو چلے، اب سسٹم ہے، سسٹم تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن کسی غریب آدمی کو اس طریقے سے تنگ کرنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ सवाल ये है, जवाब कौन देगा? اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کی ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف انکوائری بٹھا دی جائے گی اور وہ بٹھا دی جائے گی۔ حاضر جناب، لیکن یہ جو لوگوں کی رائے ہے نا، اس کو بڑی اہمیت دیجیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کتنی جگہوں پر قبضے کیے ہوں، آپ نے کسی کو دیا ہو نہ دیا ہو، لیکن کوئی 500 کے قریب لوگوں کے کمنٹس بڑا معنی رکھتا ہے، اور میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اتنے سارے لوگوں کے کمنٹس، تو پھر ہماری انتظامیہ کیا کر رہی ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ بعد میں پھر کوئی اور سانیہ ہوگا، لوگوں کا پروٹیسٹ ہوگا، لیکن سارے اتنے طاقتور آدمی کے سامنے یہ 5,000 روپے دے کر جمع کرنے والا غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا دکان چل رہی ہے، لیکن چل رہی ہے۔ ذرا سا اس پہ تحقیقات کریں گے، میں پھر کسی دن اس پہ پروگرام کروں گا، لیکن ابھی تو یہ پوسٹ کیونکہ میرے سامنے سے صرف گزری ہے تو میں نے ذرا سی معلومات لی ہے اس پر میں تفصیل کے ساتھ پروگرام کروں گا کہ یہ فراڈ ہو کیسے رہا ہے اور اس کے پیچھے کون طاقتور لوگ ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے طاقت جتنی بھی زیادہ طاقتور ہو، ہم جواب دینا جانتے ہیں اور ہم بات کرنا بھی جانتے ہیں۔ جہاں عوام کی بات آئے گی، جہاں کام کی بات آئے گی، جہاں لوگوں کے دکھ کی بات آئے گی، وہاں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ جو شوق ہو وہ پورے کر لیجیے گا۔ خیر آگے چل کر ہم اگلی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے الطاف حسین صاحب کو سنا اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ بڑی خبر اس کے بعد ایک اور یہ آئی کہ جناب والا MQM سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی ہی طاقتور شخصیت جس کا نام ہے نسرین جلیل صاحبہ، کراچی میں ایک بڑے طبقے کے لیے، یعنی ایک بڑے طبقے کے لیے ایک لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے۔ لٹریچر فیسٹیول کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی کہ وہ ہوتا ہے عوام کا ایک ادبی میلہ لگایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ادبی میلہ کراچی کے ایک لگژری ہوٹل کے اندر پاکستان کی ایلیٹ ادبی جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، ایلیٹ سمجھتے ہیں آپ، ان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ وہاں مختلف لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے MQM یا پیپلز پارٹی جیسی جو نیچے کی جماعتیں ہیں ان کی بھی ایک ایلیٹ ہے، وہ ایلیٹ ان جگہوں پر جاتی ہے اور بات کرتی ہے، تو اس میں نسرین جلیل صاحبہ کا بھی نام آتا ہے۔ اب نسرین جلیل صاحبہ نے وہاں کہا کہ میں MQM میں اس لیے گئی تھی کیونکہ میں الطاف حسین صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھی، اور الطاف حسین سے چونکہ روز ہماری ملاقات ہو رہی تھی تو ایک چسکا سا لگ گیا، میں خود اپنے آپ کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے الطاف حسین صاحب کی بڑی تعریفیں کی، اس زمانے کی تعریفیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب عمران فاروق صاحب کو ہم نے سارا رکھا اور ہم نے ان کو نکلوایا، انہوں نے ایک الگ کہانی سنائی۔ خیر میرا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ MQM نے 30 سال MQM میں آ کر MQM نے اپنے 30 سال تباہ کر دیے۔ سنیے گا جملہ سنیے، بڑا اہم ہے۔ MQM نے 30 سال تباہ کر دیے، اور MQM سے کراچی میں کو نقصان ہوا اور مہاجروں کو نقصان ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نسرین جلیل صاحبہ۔ اس وقت کس جماعت میں ہے؟ MQM پاکستان میں، یعنی اپنی ہی جماعت کی پالیسیز کو، اپنی ہی جماعت کی باتوں کو وہ رد کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ جناب انہوں نے 30 سال تباہ کر دیے۔ اب ذرا سا جب یہ ننھے منع سے لوگ ہوتے ہیں، یہ 30 سال تباہ ہو رہے تھے، اس وقت یہ منسٹر بھی بن رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ سٹی کونسل کے وائس چیئرمین کا عہدہ بھی لے رہے تھے، ان کے شوہر جو ہے وہ وزیر بھی بن رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن جب 30 سال وہ رہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جماعت انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو 30 سال آپ کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہ جب آپ بھی یہ کہہ دیں کہ بھائی اب ہمیں ہوش آ گیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ راک ایجنٹ کے خلاف ہے، 30 سال آپ نے اپنی نوجوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک کا جو گزارا وقت، وہ سب کیا تھا؟ سوال تو پوچھنے کا حق پہنچتا ہے نا کہ یہ سب لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ جناب جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو ان کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب طاقت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں وہ سب کچھ برا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات چلتے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کراچی میں ایک صحافی کو نہ صرف جہاز سے اتار لیا گیا بلکہ اسے ہتھکڑیاں بھی پہنائی گئی، اور یہ صاحب ویسے کراچی سے تعلق نہیں رکھتے لیکن یہ لاہور اور اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں، بلال غوری صاحب کو، اور یہ افسوسناک واقعہ ہے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم
किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। आपकी बादशाहत है, आपके सब कुछ आप कर सकते हैं जनाब, आपका कोई भरोसा नहीं, कल आप हमें भी हथकड़ी बनाकर आप बंद कर दिए, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो सिलसिला है इसे अब रुकना चाहिए और हर एक को आज़ादी इजहार होना चाहिए, और इसकी ज़ाहिर हमने हमेशा आज़ादी इजहार के लिए बात कही और हमेशा इस बात कही है। बाद में बिलाल गौरी साहब का ये जुमला सामने आया कि किसी तकनीकी गलती की वजह से उन्हें पकड़ा गया है। जनाब, तकनीकी गलती की वजह से पकड़ा गया है या किस वजह से पकड़ा गया है, लेकिन पकड़ा जरूर गया है। ये अफसोसनाक सानिया। अभी तक के लिए इतना ही। कल मजीद खबरों के साथ आपके साथ शामिल है, गुफ्तगू होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।